Care of dying patients. This video is for BSc first year. It is the revision video. Loss. What is loss? Loss is an actual or potential situation in which something that is valued is changed or no longer available. तो लॉस एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें जो हम वैल्यू, जिस चीज़ की हमारी ज़िंदगी में वैल्यू होती है वो अब अवेलेबल नहीं होती या फिर वो चेंज हो जाती है. People can experience the loss of body image, a significant other, a sense of well-being, a job, personal possession, or belief. Illness and hospitalization often produces losses. Loss is an inevitable part of life. तो कभी कभी ऐसा होता है कि लॉस ऑफ बॉडी इमेज में जो बॉडी इमेज होती है, जैसे कि किसी का एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट में कोई बॉडी का पार्ट उसका चला गया, सो दिस इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ लॉस. या फिर कोई बिलीफ या कोई जॉब, किसी का जॉब चला गया या कोई भी पर्सनल बिलोंगिंग किसी की चली गई, दैट इज़ नोन एज लॉस. एंड इलनेस एंड हॉस्पिटलाइजेशन ऑफन प्रोड्यूसेस लॉसेस. और इलनेस और हॉस्पिटलाइजेशन की वजह से ज़्यादातर लॉसेस होते हैं. टाइप्स ऑफ लॉस. नेसेसरी लॉस, which is a part of life. They learn to expect that most necessary losses are eventually replaced by something different or better. तो कुछ लॉस नेसेसरी लॉस होते हैं और उसमें इंसान सीखता है कि हमें ये जो लॉस है इससे कुछ अच्छा होगा और हमारी लाइफ में, और जो चीज़ लॉस हुई है वो किसी अच्छी चीज़ से रिप्लेस होगी. A maturational loss. Maturational loss is a type of necessary loss and includes all normally expected life changes across the lifespan. तो जो नेसेसरी लॉस है, जो मैचुरेशनल लॉस है, इट इज़ अ टाइप ऑफ नेसेसरी लॉस. और इसमें जो नॉर्मल चेंजेस होते हैं लाइफ में, हमारी ज़िंदगी में जो नॉर्मल चेंजेस होते हैं उससे भी कभी कभी कुछ लॉस होता है, पर ये लॉस ज़रूरी होता है सो दैट वी कैन ग्रो अप. जैसे कि अ मदर फील्स लॉस व्हेन हर चाइल्ड लीव्स होम फॉर द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल. तो एक मम्मी को लॉस जब लगता है जब चाइल्ड घर से निकलता है स्कूल के लिए पहली बार, तो तब एक मदर को लॉस फील होता है. बट दिस काइंड ऑफ लॉस इज़ नेसेसरी फॉर अस टू ग्रो अप, फॉर अस टू बिकम मैच्योर. अनवांटेड और अनएक्सपेक्टेड लॉस. अब अनवांटेड, अनएक्सपेक्टेड या अननेसेसरी लॉस जो है ये पार्ट ऑफ लाइफ नहीं होते. दीज आर नॉट एक्सपेक्टेड, ये एकदम से आ जाते हैं. सम लॉसेस सीम अननेसेसरी एंड आर नॉट पार्ट ऑफ एक्सपेक्टेड. ये एक्सपेक्टेड नहीं होते और ये अननेसेसरी लॉस होते हैं. इसका एग्जाम्पल है सिचुएशनल लॉस. सिचुएशनल लॉस इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ unwanted, unexpected and unnecessary loss. For example, a person in an automobile accident sustains an injury with the physical changes that makes it impossible to return to work or school, leading to loss of function, income, life goals and self-esteem. तो किसी सिचुएशन की वजह से जो लॉस हो गया, फॉर एग्ज़ाम्पल कि किसी का एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट की वजह से इंजरी हो गई और इंजरी में अब वो अपने नॉर्मल रूटीन पे नहीं जा सकता और अपना नॉर्मल फंक्शन नहीं कर सकता. इनकम उसकी ख़त्म हो गई, लाइफ गोल्स ख़त्म हो गए कि अब जो उसके पहले जो लाइफ गोल थे कि मुझे इतना इनकम करके इतना सेटल होना है, मुझे ये करना है वो करना है, वो लाइफ गोल्स अब नहीं रहे. और उसकी सेल्फ एस्टीम, उसका कॉन्फिडेंस भी लो हो गया. सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ सिचुएशनल लॉस. एक्चुअल लॉस क्या होता है? एक्चुअल लॉस अकर्स व्हेन अ पर्सन कैन नो लॉन्गर फील, हियर, सी और नो अ पर्सन और ऑब्जेक्ट. जब कोई पर्सन जब देखना बंद हो जाता है, उसका सुनना बंद हो जाता है, फील करना बंद हो जाता है, या फिर किसी को जिस पर्सन को वो जानता था उसको ना जाने, देन इट इज़ एन एक्चुअल लॉस. एग्जाम्पल इंक्लूड द लॉस ऑफ अ बॉडी पार्ट. कोई भी बॉडी पार्ट का लॉस होना, डेथ ऑफ अ फैमिली मेम्बर, अ लॉस ऑफ अ जॉब,
ये सब क्या है, एक्चुअल लॉस है. लॉस valued object include those that wear out or are misplaced, stolen or ruined by disaster. A child grieves the loss of a favorite toy washed away in a flood. ये सारे जो लॉस हैं इन्हें हम देख सकते हैं. दीज आर दी एक्चुअल लॉस. दूसरे भी इन लॉस को देख सकते हैं, पर परसीव्ड लॉस जो होते हैं वो सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, लेकिन दूसरे उस लॉस को नहीं देख सकते. फॉर एग्जाम्पल, सम लॉस परसीव रिजेक्शन बाय अ फ्रेंड टू बी अ लॉस. Some people perceive rejection by a friend to be a loss, which creates a loss of confidence or changes their status in a group. तो कभी कभी कोई फ्रेंड से रिजेक्शन हो गया, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको किसी की फ्रेंडशिप चाहिए थी, आपने जाके उसको फ्रेंड के लिए पूछा कि विल यू बी माई फ्रेंड, और उसने मना कर दिया. सो दिस टाइप ऑफ रिजेक्शन इज़ अ लॉस फॉर सम पीपल. उसको बहुत दिनों तक उसका बुरा लगेगा कि उसने मेरी फ्रेंडशिप को ठुकरा दिया. देयर विल बी अ लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस. उसका कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा, उसका स्टेटस कम हो जाएगा ग्रुप में. सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ लॉस विच ओनली वी कैन फील. वो सिर्फ वो आदमी फील कर सकता है, परसीव कर सकता है, लेकिन कोई दूसरा उसको लॉस नहीं देखता. हो सकता है जो मुझे कभी कभी एक लॉस महसूस होता है वो आपको महसूस ना हो. जैसे कि मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि आई हैव नॉट टॉट यू प्रॉपरली, सो इट इज़ अ काइंड ऑफ लॉस फॉर मी. पर वो आपके लिए एक लॉस ना हो क्योंकि आप उसको परसीव नहीं करते. तो दिस इज़ अ परसीव्ड लॉस. अ परसीव्ड लॉस इज़ अ यूनिकली डिफाइंड बाय अ पर्सन एक्सपीरियंस. एक आदमी उसको यूनिकली डिफाइंड करता है, experiencing the loss, and is obvious to other people and is less obvious to other people. और दूसरों को हो सकता है ये कोई लॉस ना लगे. जो मुझे कभी कभी लॉस लगता है कि ये काम सही से नहीं हुआ और इसमें नुकसान हो गया, वो हो सकता है कि किसी और को वो लॉस ना लगे, किसी और को वो सही लगे. कोई बात नहीं, ऐसा तो होता ही रहता है. सो दिस इज़ अ परसीव लॉस. हर इंसान का लॉस अलग अलग तरीके से होता है. सडन वर्सेस प्रिडिक्टेबल लॉस. सडन लॉस वो होता है तो जो एकदम से हो जाए, जैसे कि कोई क्राइम, एक्सीडेंट, सुसाइड, ट्रॉमेटिक इंसिडेंट, ये सब एकदम से हो जाए, हमें प्रिपेयर होने का टाइम भी ना मिले. एकदम से कोई न्यूज़ आ जाए कि उसका एक्सीडेंट हो गया या उसने सुसाइड कर लिया. सो दिस इज़ अ सडन लॉस. दे कैन चैलेंज योर सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड कॉन्फिडेंस इन द प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ लाइफ. You may experience symptoms such as sleep disturbance, nightmares, distressing thoughts, depressed mood, social isolation और severe anxiety. तो ये सारे symptoms होंगे अगर कभी किसी का sudden और shocking loss हो जाता है तो. Predictable loss. प्रिडिक्टेबल लॉस वो होते हैं जिनका हमें पता होता है कि ये होने वाला है. फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई बहुत लॉन्ग टर्म बीमारी से गुज़र रहा है तो उसका हमें पता है कि ये अभी जाने वाला है, हो सकता है कि ये इसकी डेथ हो जाए. तो ये दीज आर द प्रिडिक्टेबल लॉस. इसमें हमें टाइम मिलता है प्रिपेयर होने के लिए और इसका हमें इतना ज़्यादा बुरा भी नहीं लगता क्योंकि हमें पता होता है कि ये होने वाला है. Like those due to terminal illness sometimes allow more time to prepare for the loss. तो इसमें हमें ज़्यादा टाइम मिलता है to prepare for the loss. However, they create two layers of grief. The grief related to anticipation of the loss and the grief related to the loss itself. तो इसमें दो तरीके का ग्रीफ होता है. एक तो पहले से ही ग्रीफ होने लगता है. सपोज़ आपके कोई बहुत लव्ड वन है और आपको पता चला कि उसको टर्मिनल इलनेस है, तो आपको पहले से ही ग्रीफ होने लगेगा, पहले से ही आपको दुख होने लगेगा कि देयर इज़ गोइंग टू बी अ लॉस, कि आपका कोई लव वन जाने वाला है. और
एक लॉस आपको जब होगा जब वो चला जाएगा, तो सॉरी, एक ग्रीफ आपको जब होगा जब वो चला जाएगा। तो दो तरीके के ग्रीफ्स होंगे इसमें। एक तो पहले होगा जब आपको पता चल जाएगा कि ये जाने वाला है, और एक बाद में होगा जब वो इंसान चला जाएगा। ग्रीफ, अब ग्रीफ क्या होता है? ग्रीफ इज़ अ नेचुरल पार्ट ऑफ हीलिंग प्रोसेस। ग्रीफ इज स्ट्रॉन्ग, समटाइम्स overwhelming emotion for people. The reason for grief are many, such as the loss of a loved one, the loss of health, or the letting go of a long-held dream. Dealing with a significant loss can be one of the most difficult times in a person's life. तो जब हम लॉस से डील कर रहे हैं उस पीरियड को हम बोलते हैं ग्रीफ। ग्रीफ मतलब बुरा लगना, सैड, अ फीलिंग ऑफ इमोशन ऑफ फीलिंग बैड। तो जब भी कोई लॉस होता है तो हमें क्या होता है, हम ग्रीफ से गुजरते हैं। अ पीरियड ऑफ इट इज़ अ पीरियड वेयर वी फील sad or we feel emotional. Individual experiences of grief vary and are influenced by the nature of the loss. और हर किसी का ग्रीफ का एक्सपीरियंस अलग होता है, हर कोई अलग तरीके से ग्रीफ करता है। और ये जो ग्रीफ है इसका ये ग्रीफ डिपेंड करता है ऑन द नेचर ऑफ लॉस। अगर लॉस बहुत बड़ा है तो ग्रीफ ज़्यादा दिनों तक होगा, और लॉस अगर कम है, छोटा है, तो ग्रीफ कम दिनों तक होगा। पैटर्न ऑफ फिजिकल एंड इमोशनल रिस्पॉन्सेज टू बेरीफमेंट में वैरी। तो हर किसी का फिजिकल और इमोशनल रिस्पॉन्स आफ्टर द लॉस अलग होगा। लॉस के बाद जो फिजिकल और इमोशनल रिस्पॉन्स होता है वो अलग अलग होता है हर किसी का। ग्रीफ इज़ एन इमोशनल रिस्पॉन्स टू अ लॉस। तो ग्रीफ क्या है? एक इमोशनल रिस्पॉन्स है लॉस, आफ्टर द लॉस। लॉस होने पर एक इमोशनल रिस्पॉन्स जो होता है उसको हम बोलते हैं ग्रीफ। मैनिफेस्टेड इन मैनी यूनिक टू एन इंडिविजुअल एंड बेस्ड ऑन द पर्सनल एक्सपीरियंसेस, कल्चरल एक्सपेक्टेशन एंड स्पिरिचुअल बिलीफ। और ये हर इंडिविजुअल में यूनिक होता है। ग्रीफ इज़ डिफरेंट फॉर एवरी इंडिविजुअल, और ग्रीफ इज़ बेस्ड ऑन द पर्सनल एक्सपीरियंस। पर्सनल एक्सपीरियंस मतलब हमारा जो एक्सपीरियंस होता है, हमारा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है। जैसे पहले भी अगर ये चीज़ हुई होगी और अब फिर से हो रही है तो हो सकता है कि वो ग्रीफ कम हो, या ये भी हो सकता है कि वो ग्रीफ ज़्यादा हो। अगर किसी का फर्स्ट चाइल्ड डेथ हो गया और फिर उसके बाद सेकंड चाइल्ड भी डेथ हो जाती है किसी की, तो वो ग्रीफ ज़्यादा होगा उसका। तो पर्सनल एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है एंड इट डिफर्स फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। इसके अलावा कल्चरल एक्सपेक्टेशंस एंड स्पिरिचुअल बिलीफ पर भी डिपेंड करता है। कल्चरल एक्सपेक्टेशंस जैसे कि बहुत सारे कल्चर्स में ऐसा होता है कि मेन शुड नॉट क्राई, मेन डू नॉट क्राई। तो ये भी एक कल्चरल बिलीफ है। तो इसकी वजह से ग्रीफ जो है मेन में अलग होता है, और फीमेल्स में अलग होता है। और स्पिरिचुअल बिलीफ में भी अलग अलग स्पिरिचुअल बिलीव्स होते हैं, रिलीजियस बिलीफ होते हैं जो ग्रीफ को अलग बनाते हैं। इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल फिर वो अलग हो जाता है ग्रीफ। मोर्निंग क्या होती है? कोपिंग विद ग्रीफ इन्वॉल्व्स अ पीरियड ऑफ मोर्निंग। जब हम ग्रीफ से कोप अप कर रहे हैं, मतलब अब लॉस हुआ, लॉस में हमें बुरा लगा, अब उसके बाद हम कोप अप जब कर रहे हैं ग्रीफ से, दैट इज़ नोन एज मोर्निंग। मतलब किसी के फादर की डेथ होने के बाद उसका वो ग्रीफ से गुज़र रहा है। ग्रीफ में नाउ ही इज़ ट्राइंग टू कोप अप विद ग्रीफ। अब उसका एक्सप्रेशंस होते हैं, सम एक्सप्रेशंस ही इज़ ट्राइंग टू मेक, मतलब वो रो रहा है या सो नहीं पा रहा है या ऑफिस नहीं जा पा रहा है। दैट इज़ नोन एज मोर्निंग। कोपिंग विद ग्रीफ
involves a period of mourning, the outward social expression of grief and the behavior associated with loss. Most mourning rituals are culturally influenced learned behaviors. तो बहुत सारे mourning rituals जैसे जो किसी के मरने के बाद अंतिम संस्कार करते हैं, that is also a mourning ritual. और कहीं कहीं जो है लोग आते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे को सिंपैथी देते हैं कि जो हुआ गलत हुआ. सो दिस इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ मोर्निंग. अ रिएक्शन एक्टिवेटेड बाय अ पर्सन टू असिस्ट इन ओवरकमिंग अ ग्रेट पर्सनल लॉस. जो रिएक्शन एक पर्सन का होता है आफ्टर अ लॉस, वो भी मोर्निंग होता है, उसको भी हम मोर्निंग बोलेंगे. इट इज़ द बिहेवियरल प्रोसेस थ्रू विच ग्रीफ इज़ इवेंचुअली रिजॉल्व और ऑल्टर्ड. और ये एक बिहेवियरल प्रोसेस होती है जिससे ग्रीफ निकल के आता है बाहर और ग्रीफ रिजॉल्व होता है, मतलब ग्रीफ ख़त्म होता है. अगर हम किसी भी चीज़ को अपने अंदर रखे रहेंगे तो वो ज़्यादा प्रॉब्लम करेगी. तो अगर हम उसको बाहर निकाल देंगे, उस पर रिएक्ट करेंगे, तो वो कम प्रॉब्लम करती है. तो ग्रीफ जो है कैसे रिजॉल्व होता है, ग्रीफ सैडनेस कैसे रिजॉल्व होती है, जब हम मोर्न करते हैं, जब हम उसका रिएक्शन, जो हमारा जो अंदर ग्रीफ है उसको हम जब बाहर निकालते हैं, उसके ऊपर रिएक्ट करते हैं, कोई भी बिहेवियर रिस्पॉन्स करते हैं, तो तब वो चीज़ कम होती है, ग्रीफ कम होता है. तो दिस इज़ व्हाट इज़ मोर्निंग, अ रिएक्शन. इट इज़ अ बिहेवियरल प्रोसेस थ्रू विच ग्रीफ इज़ एक्चुअली रिजॉल्व्ड और ऑल्टर्ड. इट इज़ ऑफन इन्फ्लुएंस्ड बाय कल्चरल और स्पिरिचुअल बिलीफ. और ज़्यादातर मोर्निंग जो है कल्चरल और स्पिरिचुअल बिलीफ से इन्फ्लुएंस्ड होता है. bereavement. अब bereavement क्या होता है? bereavement a common depressed reaction to the death of a loved one. अब bereavement loss के बाद bereavement में दोनों आते हैं, grief भी आता है और mourning भी आता है. bereavement encompasses both grief and mourning and includes the emotional responses and outward behavior of a person experiencing loss. तो bereavement दोनों चीज़ों का होता है, दोनों चीज़ें इसमें इंक्लूड होती है. bereavement में grief भी होता है और mourning भी होती है. और it also includes emotional response and outward behavior of the person experiencing loss. It is subjective response experienced by a survived loved ones. सब्जेक्टिव रिस्पॉन्स मतलब ये हर इंडिविजुअल का अलग रिस्पॉन्स होता है. और जो जिनके घर में जिसकी डेथ हो गई है, जो सर्वाइवल है, उनका ये रिस्पॉन्स होता है अगेंस्ट दी लॉस. टाइप्स ऑफ ग्रीफ. अब ग्रीफ जो है अलग अलग टाइप के होते हैं. नॉर्मल ग्रीफ. नॉर्मल अनकॉम्प्लिकेटेड ग्रीफ इज़ अ कॉमन यूनिवर्सल रिएक्शन कैरेक्टराइज्ड बाय कॉम्प्लेक्स इमोशनल, कॉग्निटिव, सोशल, फिजिकल, बिहेवियरल एंड स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सेज टू लॉस एंड डेथ. तो ये एक नॉर्मल ग्रीफ क्या होता है? नॉर्मल अनकॉम्प्लिकेटेड ग्रीफ होता है, जो कॉमन होता है. ये कॉमन यूनिवर्सल रिएक्शन है जिसमें जो है पर्सन के इमोशनल, कॉग्निटिव, सोशल, फिजिकल, बिहेवियरल एंड सोशल रिस्पॉन्सेस टू लॉस एंड डेथ. पेशेंट में शोज इमोशनल रिस्पॉन्स टू डेथ और लॉस. कॉग्निटिव रिस्पॉन्स मतलब कि जैसे मेमोरी लॉस होने लगेगा. कभी कभी जब ज़्यादा स्ट्रेस होते हैं तो थोड़ा बहुत मेमोरी लॉस हो जाता है. तो दैट इज़ द कॉग्निटिव रिस्पॉन्स अगेंस्ट द लॉस. सोशल रिस्पॉन्स पर्सन यहाँ पे ज़्यादा किसी से सोशलाइज करना नहीं चाहेगा. दे वॉन्ट टू बी अलोन. सो दिस इज़ सोशल रिस्पॉन्स. ये नॉर्मल ग्रीफ है, नॉर्मली होता है ये. फिज़िकल में पेशेंट
पेशेंट ज़्यादा वर्क नहीं करना चाहेगा, पेशेंट बाहर आना जाना नहीं चाहेगा, अपना ऑफिस वर्क वो सब नहीं करना चाहेगा. दैट इज़ द फिज़िकल रिस्पॉन्स टू लॉस. बिहेवियरल में दे विल बी चेंजेस इन बिहेवियर. एंगर हो सकता है पेशेंट का, और अलग अलग बिहेवियर पेशेंट शो कर सकता है आफ्टर द लॉस. और स्पिरिचुअल रिस्पॉन्स, कोई बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाता है आफ्टर द लॉस, और कोई अलग तरीके से बिहेव करता है कि कोई ऐसे बोलता है कि ये सब ये जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, भगवान की वजह से हुआ है, और अब मैं भगवान को नहीं पूजूंगा. तो ये अलग अलग तरीके का ग्रीफ है. और दीज आर दी नॉर्मल रिस्पॉन्सेस. Anticipatory grief. Anticipatory grief, a person experiences anticipatory grief, the unconscious process of disengaging or letting go before the actual loss or death occurs. Especially in situations of prolonged or predicted loss, when grief extends over a long period of time, person absorb loss gradually and begin to prepare for its inevitability. They experience intense response of grief before the actual death occurs and often feel relief when it finally happens. तो कभी कभी क्या होता है एंटिसिपेटरी ग्रीफ में कि हमें पता होता है कि ये इंसान मरने वाला है, लेकिन वो इंसान इतना ज़्यादा सफ़र कर रहा है, और जब भी कोई इंसान मरने वाला होता है उसके साथ साथ उसके घर वाले भी सफ़र करते हैं, और घर वाले जो हैं इतना ज़्यादा ग्रीफ में होते हैं, इतना ज़्यादा पेन में होते हैं कि जब वो इंसान चला जाता है तो उसके जाने से उनको ज़्यादा रिलीफ होता है, बल्कि उसके रहने से उनको ज़्यादा ग्रीफ में होते हैं, वो ज़्यादा दुख में होते हैं. सो दिस इज़ द एंटिसिपेटरी ग्रीफ. कि जब ये ग्रीफ लॉन्गर पीरियड के लिए हो जाता है तो पेशेंट जो पर्सन है वो ज़्यादा दुख में होता है, और जब पेशेंट की डेथ हो जाती है तो जो आसपास के लोग हैं, परिवार के लोग हैं, उन्हें ज़्यादा सही लगता है, या दे फील रिलीफ व्हेन द डेथ अकर्स. Disenfranchised grief. People experience disenfranchised grief, also known as marginal or unsupported grief, when the relationship to the deceased person is not socially sanctioned, cannot be openly shared, or seem of lesser significance. The person's loss and grief do not meet the norms of grief acknowledged by his or her culture. तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी को अपना रिलेशनशिप नहीं दिखा पाते, और वो इंसान की डेथ हो गई, तो हम ग्रीफ में तो होंगे, लेकिन हम दूसरों को नहीं बता पाएंगे कि हम ग्रीफ में हैं. हम दुखी तो होंगे, पर दूसरों को दिखा नहीं पाएंगे कि हम दुखी हैं, क्योंकि हमारी जो रिलेशनशिप थी वो सबसे छुपी हुई थी, वो एक सैंक्शन्ड रिलेशनशिप नहीं थी. तो तब भी इस तरीके के ग्रीफ को हम बोलते हैं अनसपोर्टेड ग्रीफ, मार्जिनल ग्रीफ, या फिर डिसएनफ्रेंचाइज्ड ग्रीफ. एम्बिगियस लॉस. Ambiguous loss. Sometimes people experience losses that are marked by uncertainty. Ambiguous loss, a type of disenfranchised grief, occurs when the lost person is physically present but not psychologically available, as in case of severe dementia or severe brain injury. तो ये तरीके का लॉस है जहाँ पे पेशेंट फिज़िकली तो प्रेजेंट है पर साइकोलॉजिकली अवेलेबल नहीं है. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पेशेंट को ब्रेन इंजरी हुआ है और पेशेंट बस बेड पे पड़ा है, तो वो फिज़िकली तो अवेलेबल है लेकिन साइकोलॉजिकली या मेंटली वो अवेलेबल नहीं है पेशेंट. दैट इज़ एम्बिगियस लॉस. Complicated grief. Complicated grief, a person has prolonged or significantly difficult time moving forward after a loss. अब पेशेंट मूव ऑन नहीं कर पा रहा है लॉस के बाद, तो तब जो ग्रीफ है वो कॉम्प्लिकेटेड ग्रीफ हो जाता है, क्योंकि इस ग्रीफ में पेशेंट को
साइकेट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है इस टाइप की ग्रीफ में. ही और शी एक्सपीरियंसेस अ क्रॉनिक एंड डिसरप्टिव यर्निंग फॉर द डिजीज्ड, हैज़ ट्रबल एक्सेप्टिंग द डेथ एंड ट्रस्टिंग अदर्स. तो पेशेंट का या पर्सन का डेथ को एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम होती है, दूसरों को ट्रस्ट करने में प्रॉब्लम होती है, एंड और फील एक्सेसिवली बिटर, इमोशनली नम्ब और एंशियस अबाउट द फ्यूचर. सो दिस इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड ग्रीफ जब पीपल मूव ऑन नहीं कर पाते किसी भी तरीके के लॉस से. Exaggerated grief. A person with an exaggerated grief response often exhibits self-destructive and maladaptive behavior. Exaggerated grief में हमेशा person जो है ज़्यादा दिखाएगा, ज़्यादा मतलब maladaptive behavior अपनाएगा, जैसे कि सुसाइड करने की कोशिश करेगा किसी के जाने के बाद. So these kind of griefs are also not good and it leads to a psychiatric disorders. Delayed griefs. A person's grief response is unusually delayed or postponed, often because the loss is so overwhelming that the person must avoid the full realization of the loss. तो पर्सन एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता कभी कभी कि कोई लॉस हुआ है, तो इसीलिए देर विल बी अ डिलेड ग्रीफ. कई बार ऐसा होता है कि पर्सन एक्सेप्ट ही नहीं करता कि देर इज़ सम काइंड ऑफ लॉस, क्योंकि वो लॉस इतना ज़्यादा बड़ा होता है कि वो एक्सेप्ट ही नहीं करता कि देर इज़ अ काइंड ऑफ लॉस. डिलेड ग्रीफ रिस्पॉन्स इज़ फ्रीक्वेंटली ट्रिगर्ड बाय अ सेकेंड लॉस. और ये डिलेड ग्रीफ रिस्पॉन्स ज़्यादातर तब होता है पेशेंट को जब सेकेंड लॉस मतलब फिर से उसी तरीके का लॉस हो जाता है, तो तब पेशेंट जो है रिएक्ट करता है इस लॉस पर, समटाइम्स सीमिंगली नॉट एज सिग्निफिकेंट एज द फर्स्ट लॉस. Masked grief. Sometimes a grieving person behaves in a way that interferes with normal functioning but is unaware that he is in grief. कभी कभी पेशेंट ऐसा दिखाने की कोशिश करता है कि हम सही हैं, हम नॉर्मल है, लेकिन वो उसके कभी कभी बिहेवियर्स ऐसे होते हैं जो दिखा देते हैं कि ही इज़ नॉट नॉर्मल, ही इज़ नॉट फंक्शनिंग नॉर्मल, ही इज़ एक्चुअली ग्रीविंग. तो दिस इज़ नोन एज मास्क्ड ग्रीफ. पर्सन को खुद पता नहीं होता कि ही इज़ ग्रीविंग बट ही इज़ ग्रीविंग. वो उसके एक्शंस बताते हैं कि ही इज़ ग्रीविंग, और पर्सन ऐसा शो करता है नो आई एम नॉर्मल, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल. सो दिस इज़ मास्क्ड ग्रीफ. फैक्टर्स अफेक्टिंग डेथ एंड ग्रीफ. वेदर द डेथ इज एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड. अगर डेथ एक्सपेक्टेड है तो ग्रीविंग कम होगी, और अनएक्सपेक्टेड है तो ग्रीविंग ज़्यादा होगी. द पर्सनैलिटी ऑफ द बिरीव्ड. जो पर्सनालिटी है बिरीव्ड की, उसके ऊपर ज़्यादा असर पड़ता है, पर्सनालिटी का ज़्यादा असर पड़ता है. सामने वाला लॉस को कैसे लेता है. कुछ लोगों में आदत होती है वो इजीली लॉस को ले लेते हैं, और कुछ बहुत दिनों तक भी उससे मूव ऑन नहीं कर पाते. सो द पर्सनालिटी ऑफ द बिरीव्ड इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट फैक्टर. द रिलीजियस बिलीफ. अब कुछ रिलीजियस बिलीफ होती है कि किसी रिलीजन्स में होता है कि वो 13 डेज़ के बाद फिर वो शोक मनाते हैं, 1 साल बाद फिर शोक मनाते हैं. और किसी रिलीजन्स में होता है कि नॉट मोर देन 3 डेज़. जैसे मुस्लिम्स में होता है इट शुडेंट बी नॉट मोर देन 3 डेज़, लेकिन कुछ मुस्लिम्स ज़्यादा दिनों तक भी बनाते हैं शोक. तो रिलीजियस बिलीफ का भी असर पड़ता है. द एज ऑफ द बिरीव्ड. अब एज पे भी असर पड़ता है. बच्चे ज़्यादा अच्छे से नहीं ले पाते ग्रीफ को, किसी की डेथ को. अगर उसके कोई बहुत ज़्यादा क्लोज की डेथ हुई है, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, मदर, फादर, तो वो ज़्यादा अच्छे से नहीं ले पाते. लेकिन जो बड़े होते हैं वो तब भी अच्छे से ले लेते हैं ग्रीफ को, वो तब भी ओवरकम कर जाते हैं. पर बच्चे ज़्यादा जल्दी ओवरकम नहीं कर पाते अगर द पर्सन दे लव द मोस्ट हैव डाइड. स्टेजेस ऑफ ग्रीफ रिएक्शन. ये जो स्टेजेस ऑफ ग्रीफ रिएक्शन है, दिस इज़ गिवन बाय एलिजाबेथ कुबलर-रॉस. डिनायल, एंगर, बार्गेनिंग, डिप्रेशन एंड एक्सेप्टेंस.
तो डिनाइल ये फर्स्ट स्टेज है और ये नॉर्मल रिएक्शन है। इसमें पेशेंट डिनाई करता है कि जो भी हुआ है वो नहीं हुआ है। पेशेंट ऐसे बिहेव करता है कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो, ठीक है। इट इज़ अ नॉर्मल रिएक्शन टू rationalize overwhelming emotions. It is a defense mechanism that buffers the immediate shock. It is conscious or unconscious refusal to the accept facts, information, reality, etc. तो in this stage person denies कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ है, कुछ गलत हुआ होगा, शायद कुछ गलती हुई होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। सो दिस इज डिनाइल। एंगर, नेक्स्ट स्टेज आती है एंगर। एंगर कैन मैनिफेस्ट इन डिफरेंट वेज। पीपल डीलिंग विद इमोशनल अपसेट कैन बी एंग्री विद देमसेल्व्स और विद अदर्स, स्पेशली दोज क्लोज टू देम। तो एंगर नेक्स्ट स्टेज में पेशेंट एंगर दिखाता है, आइदर अपने आप से या फिर दूसरों पे, जो भी उसके क्लोज होते हैं उनसे एंगर दिखाता है। देन बार्गेनिंग, उसके बाद आती है थर्ड स्टेज बार्गेनिंग, जब पेशेंट बोलता है कि पेशेंट ये बोलता है कि वाई डज दिस हैपन्स टू मी। द थर्ड स्टेज इन्वॉल्व्स द होप दैट द इंडिविजुअल कैन समहाउ अंडू और अवॉइड अ कॉज ऑफ ग्रीफ। The normal reaction to feeling of helplessness and vulnerability is often a need to regain control. This is a vehicle line of defense to protect us from the painful reality. और उसे लगता है कि काश हम इसको चेंज कर सकते, और ये हमारे साथ ही क्यों हुआ है। दिस इज़ द बार्गेनिंग स्टेज। देन द डिप्रेशन। डिप्रेशन में ड्यूरिंग द फोर्थ स्टेज द ग्रीविंग पर्सन बिगिन्स टू अंडरस्टैंड द सर्टिनिटी ऑफ डेथ। It is natural to feel sad and regret, fear, uncertainty, etc. It shows that the person has at least begun to accept the reality. तो इसमें पर्सन जो है सैडनेस दिखाता है, रिग्रेट, फियर, अनसर्टिनिटी, ये सारी चीज़ें पर्सन दिखाता है। पर्सन फील्स डिप्रेस, सैड, और वो एक्सेप्ट करने लगता है रियलिटी को। देन इज एक्सेप्टेंस। तो डिप्रेशन के बाद आता है एक्सेप्टेंस, व्हेन पेशेंट एक्सेप्ट्स दैट वट एवर हैज़ हैपेंड नाउ आई शुड मूव ऑन। In this stage, individual begins to come to the terms with their mortality or inevitable future, or that of a loved one, or other tragic events. This stage varies according to the person's situation. This phase is marked by withdrawal and calm. और उसके बाद पेशेंट जो है काम हो जाता है। विड्रॉल और काम मतलब पेशेंट एक्सेप्ट करने लगता है। दिस इज़ नॉट अ पीरियड ऑफ हैप्पीनेस एंड मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम डिप्रेशन। इसमें पेशेंट हैप्पी तो नहीं होता, लेकिन वो मूव ऑन करने की कोशिश करता है, वो एक्सेप्ट करता है फैक्ट्स को और मूव ऑन करने की कोशिश करता है। सिम्टम्स ऑफ नॉर्मल ग्रीफ। क्या क्या सिम्टम्स हैं नॉर्मल ग्रीविंग के? सॉरो, फियर, एंगर, गिल्ट ऑफ सेल्फ रीअप्रोच, एंजाइटी, लोनलीनेस, फटीग, हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस, यर्निंग। थॉट पैटर्न्स में क्या क्या होगा? डिसबिलीफ, confusion or memory problems with decision making, inability to concentrate, feeling the presence of the disease. कभी कभी ऐसा लगता है कि जो मर गया है वो हमारे आसपास ही है। सो दिस इज ऑल्सो अ नॉर्मल ग्रीविंग। फिजिकल सेंसेशन जैसे हेडेक, नॉसिया, टाइटनेस इन द चेस्ट, थ्रोट, इंसोम्निया, ओवर सेंसिटिविटी टू नॉइज, सेंस ऑफ डीपर्सनलाइजेशन, feeling short of breath, choking sensation, muscle weakness, lack of energy, dry mouth. Behaviors में crying and frequent sighing, distancing from people, absent mindedness मतलब हम कुछ काम कर रहे हैं पर हमारा ध्यान कहीं और है। Dreams of the deceased मतलब हमें सपनों में भी वो आएगा, जो मर गया है वो आएगा हमारे सपनों में। Keeping the deceased रूम इंटैक्ट, जो डिजीज़ का रूम होगा उसको वैसे के वैसे ही रखना। लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन रेगुलर लाइफ इवेंट्स, रेगुलर लाइफ के इवेंट्स में लॉस ऑफ इंटरेस्ट होना। वियरिंग ऑब्जेक्ट्स दैट बिलोंग टू द डिजीज, तो वियरिंग द ऑब्जेक्ट्स दैट बिलोंग टू द डिजीज्ड।
Frequent, intense, or prolonged exposure to grief and loss places nurse at risk of developing compassion fatigue. Compassion fatigue, described as physical, emotional, and spiritual exhaustion resulting from seeing patients suffer, leads to decreased capacity to show compassion or empathize with suffering people. तो कभी कभी ऐसा होता है कि नर्सेज बहुत ज़्यादा पीरियड ऑफ ग्रीफ की वजह से जब बहुत ज़्यादा सफरिंग हम देख लेते हैं, शुरू में जब हम सफरिंग देखते हैं तो हमें बहुत बुरा लगता है. जब पेशेंट सफ़र करते हैं, उनके घर वाले सफ़र करते हैं, रोते हैं, तो हमें बहुत बुरा लगता है अंदर से और हम भी खुद रोते हैं. लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम यूज्ड टू हो जाते हैं इन सब सफरिंग से और हमारा जो कंपैशन होता है, एम्पैथी होती है, वो लॉस हो जाती है कि ये तो हम रोज़ ही देखते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ऐसा होने लगता है. एंड वी लूज़ द कंपैशन, और ये गलत है विथ सफरिंग पीपल. हम फिर उसके बाद मशीन जैसे बन जाते हैं कि हमें आकर अपना काम करना है और जाना है और बस. और लोगों को भी हम मशीन की तरह ट्रीट करने लगते हैं rather than people. We lose the empathy and we lose compassion, and this is very normal in our profession. ये बहुत बार ऐसा होता है. जो लोगों को कंप्लेन होती है नर्सेज से, स्पेशली जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल की नर्सेज होती हैं, कि इनके पास दिल नहीं है, ये कैसे बातें करती हैं, कितने बुरी तरीके से पेशेंट्स के साथ बिहेव करती हैं. दैट इज़ बिकॉज उनको इतने साल हो गए काम करते करते, लोगों की सफरिंग्स को देखते देखते, कि दे हैव लॉस द कंपैशन, दे हैव लॉस एम्पैथी, और उसके बाद वो एकदम सख्त हो जाते हैं, मशीन की तरह हो जाते हैं. तो इसको बोलते हैं कंपैशन फटीग. इस प्रोसेस को बोलते हैं कंपैशन फटीग.